नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जेएमएम के नाम एक बड़ी जीत दर्ज हो चुकी है। अब जब नतीजों की समीक्षा हो रही है तो कई तथ्य सामने आ रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। अगर इस पलड़े पे देखा जाए कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कहा जा रहा था कि बीजेपी ने 50 से 51 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर लीड ली थी, लेकिन अब जब नतीजे सामने आए हैं तो नतीजे हैरान कर रहे हैं, चौंका रहे हैं। अगर प्रदर्शन के नजरिए से देखा जाए, सांसदों के रोल को, सांसदों की भूमिका को, तो मनीष जायसवाल और अन्नपूर्णा देवी, ये दो लोग सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आए और इन्हीं के लोकसभा के विधानसभाओं में बड़ी जीत भी बीजेपी को हासिल हुई है। मनीष जायसवाल लगातार एक एक विधानसभा में सक्रिय रहे, वहां के प्रत्याशियों के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रचार करते दिखे, हर मोर्चे पर साथ दिया, मतदाताओं को गोलबंद किया। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी, भले गांडे में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सक्रिय दिखी। बाकी विधानसभाओं में भी बेहतर नतीजा दिखा। हमारे साथ मदन है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, जानेंगे उनसे। राकेश जी, अगर देखा जाए तो सांसदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जब केंद्र जब आकलन करेगा तो उनकी इस भूमिका को आंकेगा कि कौन सांसद कितना सक्रिय रहा और परिणाम क्या है। देखिए, लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद भी अगर कोई सांसद अपनी क्षेत्र में पकड़ बनाए रखता है तो आप कह सकते हैं कि उसने बेहतर काम किया है और लोगों के साथ संवाद स्थापित करके रखा है और ये परिणाम में झलकता है। अगर आप इसे देखें और जिन दो लोगों की आपने बात की, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा की अगर हम बात करें तो मदन हमारे साथ हैं, ये बताएंगे भी कि हजारीबाग लोकसभा में जो 5 विधानसभा आते हैं, जिसमें हजारीबाग है, आपको बड़का गांव है, बरही है, मांडू है, रामगढ़ है, इन 5 में से अगर आप देखें तो 4 जगह जो है वो जीत बीजेपी को मिली है और उसमें भी अगर आप देखें तो 3 जगह की जो जीत है वो बड़ी जीत है। चाहे आप हजारीबाग की बात कर लीजिए जहां प्रदीप प्रसाद जीते, आप बड़का गांव में जो है वहां पर रोशन लाल चौधरी की जीत देखिए, लगभग 34-35 हजार के आसपास की है। बरही में तो जो लीड है वो 40-45 हजार की है, तो बड़ी जीत मिली। मांडू में एक छोटी जीत मिली और रामगढ़ सीट जो बीजेपी लूज की उसमें ज्यादातर समय तक आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे ही रही, बाद में जो है वो 6-7 हजार वोट से हार गई। एक छोटी हार का देखा जाए तो वहां जो गिरिडीह सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में थी, इस नाते बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती थी। जी हाँ, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी थी। और मदन, ये भी हमें अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि मनीष जी ने बरकट्ठा, जो कि वहां पर आपको पड़ता है कोडरमा लोकसभा में, वहां पर भी उस विधानसभा में भी पूरा जोर लगाया। लगातार आप जब दौरा कर रहे थे, जब लोगों के बीच जा रहे थे, तो बरकट्ठा में भी उनकी मौजूदगी काफी सक्रिय थी। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग पहुंचे थे तब आप अगर देखें तो उस वक्त भी अमित यादव के साथ मनीष जायसवाल जी थे और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात उन्होंने करवाया था और उसके बाद अमित यादव बीजेपी में शामिल हुए और एक तरह से उम्मीदवार भी उनको बनवाया और पूरी मेहनत करके अमित यादव को भी बरकट्ठा से जिताने का काम मनीष जायसवाल ने किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बरका गांव में जो उम्मीदवार रोशन चौधरी थे वो 3 बार चुनाव लड़े और तीनों बार हार का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन इस बार इनके तरफ से ही ये आइडिया आया कि इनको बीजेपी का एक सिंबल दिया जाए और बीजेपी का उम्मीदवार बना करके पूरी ताकत बीजेपी की वहां पर लगाई जाए और इस सीट को कब्जा किया जाए। तो वही हुआ जो एक स्ट्रेटजी की ये रणनीति काम आ गई। ये स्ट्रेटजी बना करके और पूरी ताकत वहां पर बीजेपी ने अपनी लगाई। मॉनिटरिंग जो है उन्होंने किया खुद सांसद महोदय ने। और उससे अलग आप देखें तो जो बरही की जीत है उसमें भी एक बड़ा योगदान है, क्योंकि अकेला यादव थे, जो साहू समाज से आते हैं अरुण साहू वो थे, जबकि जो साहू कम्युनिटी है वो बीजेपी की वोटर रही है, कोर वोटर, लेकिन अरुण साहू के खड़े हो जाने से वहां सेंधमारी का डर था। वही चीज बड़का गांव में। जी हाँ, और ऐसी परिस्थिति में ये लग रहा था कि अगर कहीं साहू वोटर जो है वो शिफ्ट हो गए कांग्रेस की तरफ और यादव वोटों में बंटवारा हुआ तो वैसी परिस्थिति में जो है बीजेपी की राहें मुश्किल हो सकती हैं।
लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति बनाकर वहां पर मेहनत की, उसका फल उनको मिला है। इसी तरह से आपने बड़का गांव की बात की, वहां जेएलकेएम के प्रत्याशी बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन बावजूद इसके वहां पर जो बेहतर मैनेजमेंट रहा, उसकी बदौलत जो है बीजेपी ने जीत हासिल की है। मदन उस क्षेत्र में गए भी हैं, एक बड़ी जीत उन्होंने दिलाई वहाँ भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि ये कहा जाता था कि मनीष जायसवाल जी हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से आते थे और तब उनको लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। तो मनीष जायसवाल के हटने के बाद बीजेपी की स्थिति वहाँ पर जो है, ये कहा जा रहा था कि मजबूत स्थिति में मुन्ना सिंह को जो उम्मीदवार बनाया गया है, उनकी पकड़ जो है ज़्यादा मजबूत है। प्रदीप प्रसाद को थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी बीजेपी सांसद और हजारीबाग से जो सदर के विधायक रह चुके हैं मनीष जायसवाल जी, उनके द्वारा जो काम किया हुआ था और प्लस प्रदीप प्रसाद के साथ जो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, तो एक आसान जीत और बड़ी जीत जो है वहाँ भी हासिल हुआ। हालांकि ये कहा जाता है कि हजारीबाग जो है वो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मनीष जायसवाल जी के हटने के बाद जो एक माहौल तैयार करने की कोशिश हुई थी कि अब मनीष जायसवाल नहीं हैं तो स्थिति जो है वो एक तरह से कमजोर हो सकती है। बिल्कुल, और ये स्थिति पहली बार देखी। देखिए, यहाँ यशवंत सिन्हा और उनके बेटे जयंत सिन्हा लंबे अरसे तक सांसद रहे, लेकिन ये नतीजे नहीं दिखे थे। चाहे मांडू की बात करें या बड़का गांव की बात करें, ऐसा कभी नहीं हुआ। मांडू का नतीजा तो चौंकाने वाला है। वहां लग रहा था कि शायद आजसू न जीत पाए, भले जीत छोटी है लेकिन जीत जीत होती है। और वहाँ पर भी मैं उस समय देख रहा था कि सांसद ने कई गांवों का दौरा किया था, वहाँ जाकर सभाएं ली थी, तो इसका फायदा जो है वहाँ आजसू को मिला है। इसी तरह से अगर आप कोडरमा की बात कीजिए तो मंत्री होते हुए अन्नपूर्णा जी ने जिस तरह से मेहनत की, और जो आप उनके लोकसभा में जो विधानसभा आते हैं वहाँ पर देखें तो 5 में जीत मिली है। वहां पर भी नहीं, मांडू की जीत आजसू के लिए एक जीवन दान और वरदान की तरह आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने वो दृश्य याद किया कि जो मोराबादी मैदान में बीजेपी का जो आक्रोश, युवा आक्रोश रैली चल रहा था, उस दौरान जब वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, तब सिर्फ एक महिला के हाथ में बीजेपी का झंडा टिका रह गया था। वही मुश्किल दौर आजसू के लिए यहाँ पर आया और पूरी तरह से आजसू के जो रिजल्ट थे वो बेहतर नहीं हो पाए। काफ़ी एक तरह से कहें तो बुरा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन उसके बावजूद एक तिवारी महतो ने अपनी जीत झोली में डालकर आजसू के नाम को जिंदा रखा, एनडीए के नाम को जिंदा रख दिया। यहाँ एक कहा जा सकता है कि जो सांसद मनीष जायसवाल, उन्होंने जो मेहनत की थी वो मेहनत जमीन पर दिखी। अब अगर बात कर रहे थे हम कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी की, तो उन्होंने भी दारोमदार दिखाया, सक्रियता दिखाई है। जी हाँ, देखिए अन्नपूर्णा देवी के लिए भी चुनौती आसान नहीं थी। वो मंत्री हैं, उनके पास क्षेत्र में शायद उतना समय न दे पाए, लेकिन उन्होंने पूरा जोर लगा दिया और इसका परिणाम दिखा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप चुनाव एक बार जीत जाते हैं और आप अगर जनता से अपना संबंध बनाकर रखते हैं, संवाद स्थापित करके रखते हैं, तो उसका परिणाम मिलता है। क्योंकि कई क्षेत्रों में आप देखिएगा जो बीजेपी के सांसद हैं जो कि चुनाव जीते हैं लेकिन बेहतर परिणाम नहीं निकाल सके, और इसके पीछे बड़ी वजह है कि वो एक गैप जो होता है चुनाव जीतने के बाद नेता और जनता के बीच में, वो दिखने लगता है। नहीं तो क्या वजह है कि जहां आप 60,000 70,000 से लीड करते हैं, वहां आप 30-35,000 40,000 से हार जा रहे हैं। मतलब ये है कि जिन लोगों ने लोकसभा में आपको वोट किया था, अब नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्योंकि आपने बेहतर संवाद स्थापित नहीं किया। तो यहाँ पर कौन-कौन सीटों पे अन्नपूर्णा देवी ने जीत दिलाई? देखिए, अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो देखिए कोडरमा में एक मुश्किल फाइट थी नीरा यादव के लिए। वहां पर सुभाष यादव सामने थे, लालू प्रसाद यादव ने वहां चुनाव प्रचार किया, बावजूद इसके कोडरमा सीट जो है वो निकली है। इसके अलावा बरकट्टा सीट एक टफ फाइट अमित यादव के लिए, वहां पर भी जीत मिली है। वहां पर जैसा इन्होंने बताया कि मनीष जायसवाल ने भी पूरा जोर लगा दिया था, वहां पर वो जाते रहे, वहां प्रचार किया। इसके बाद आप जानिए बगोदर, विनोद सिंह जैसे बड़े नेता जिन्होंने कि लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी का सामना किया था, वहां पर बीजेपी जो है अच्छे मार्जिन से जीतती है। विनोद सिंह के खिलाफ अगर इतनी बड़ी जीत मिले तो यहां पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी। और इसमें जो है अन्नपूर्णा जी का योगदान जो है, एक महत्वपूर्ण चीज हम बताना चाहेंगे
कि इस परिणाम ने यह तय कर दिया कि ये नहीं है कि आप लोकसभा पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, आप चुनाव जीत गए तो उसके बाद आप निश्चिंत होकर के अगले 5 साल के बाद ही मुलाकात करने आए, जनता के बीच ना जाए। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, जब हम भी खुद चुनाव प्रचार के दौरान जाते थे या फिर बीच में हमें मौका मिला था कई बार हजारीबाग के क्षेत्रों में घूमने का, तो खास करके मनीष जायसवाल जी से हमारी बातचीत होती थी तो हम कहते थे कि आप तो चुनाव जीत चुके हैं, फिर आप इतना क्षेत्र में क्यों भ्रमण करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जीत हासिल किया है, लेकिन एक बड़ी जीत की जिम्मेदारी हमें दी गई है और जीतने के अगले दिन से लेकर चुनाव परिणाम तक वो लगातार जनता के बीच में रहे, अलग अलग क्षेत्रों में अपने हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के उन जगहों पर काम किया जहां की लोकसभा के दौरान उन्हें थोड़ी सी कमजोर स्थिति दिखी थी, उसको मजबूत करने उस जिम्मेदारी पे वो खरे उतरे। और हम बात कर रहे थे कोडरमा की, तो कोडरमा, बरकट्टा, बगोदर, फिर जमुआ में जीत मिली, मंजू कुमारी वहां से जीती, धनवार में तो धनवार में बाबूलाल मरांडी ही थे। तो अन्नपूर्णा देवी का भी जो रिपोर्ट कार्ड है वो बेहतरीन है। और मोदी जी जब इसकी समीक्षा करेंगे तो वो इन सांसदों को उस क्राइटेरिया पे सही पाएंगे। जब बीजेपी इन सीटों की समीक्षा करेगी तो वो देखेगी। अब देखिए, आप चतरा की बात कीजिए तो वहां पर भी 5 में से 4 सीट बीजेपी जीतने में सफल रही। चतरा जीती, सिमरिया, पाकी और लातेहार में उसे जीत मिली, लेकिन मनिका सीट जो है वो बीजेपी ने गंवा दिया है। हालांकि लोकसभा के दौरान भी मनिका सीट से बीजेपी 1,500 वोट से पीछे रह गई थी, लेकिन फिर भी जो 4 सीटें उसे लोकसभा के दौरान मिली थी चतरा लोकसभा के अंतर्गत, उस पर उसकी लीड कायम रही, उस पर उसकी जीत। बिल्कुल। और मदन कालीचरण जी वहां से सांसद हैं, लेकिन निजी वजहों से, स्वास्थ्य बेहतर नहीं होने की वजह से वो उतने सक्रिय नहीं हो पाए, लेकिन पार्टी ने, संगठन ने, बीजेपी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी या कार्यकर्ताओं ने चतरा में बेहतर प्रदर्शन किया, उसका फायदा दिखाया है। बिल्कुल। देखिए, शारीरिक रूप से थोड़ा सा वो कमजोर पड़े, जब उन्हें प्रॉब्लम हुई, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उसके बाद डॉक्टर भी उन्हें रेस्ट करने का सलाह दिया था, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने भी निभाया, जरूर अपने नियत जगह पर रहते हुए। एक मॉनिटरिंग जो होता है, एक टास्क जो होता है, वो उन्होंने दिया और परफॉर्मेंस सही रहा, लेकिन सीधे तौर पर वो जनता के बीच आखिरी वक्त में नहीं पहुंच पाए। भले ही वो पहले जब जीते थे उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार वो भी मेहनत कर रहे थे। जब रांची में हमारी बैठक के दौरान मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सारी की सारी सीटें जो है झोली में भर के देंगे, और इसमें लगभग कामयाबी मिली। अगर शारीरिक रूप से वो भी सक्षम होते तो जो एक सीट मिस हुई, मनिका सीट भी निकल जाती है। बिल्कुल। और इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद क्या देखते हैं? देखिए, आप इसके बाद देखिए, पलामू से बीडी राम सांसद हैं, लेकिन वहां से जो 2 शहरी क्षेत्र के सीट है, डाल्टनगंज और गढ़वा, यहाँ तो बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन लोकसभा में ये 6 के 6 विधानसभा में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। तो एक तरह से देखे, जब बीजेपी अपना 50 काउंट करती थी कि उसे विधानसभा में बढ़त मिली है, तो पलामू से 6 काउंट करती थी, पलामू लोकसभा से। बिल्कुल है कि सांसद जो है वो दिखते ही नहीं है। सांसद को जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए, और जो जिन सांसदों के नाम आप अभी रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे, तो 4 अगर उनके क्षेत्र में हार होता है। बिल्कुल। डाल्टनगंज और गढ़वा की बात की जाए तो यहाँ तो समीकरण थोड़े बीजेपी के पक्ष में लग रहे थे और वो बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं थे, लेकिन जो सीटें हारी गई हैं, भवनाथपुर हो, हुसैनाबाद हो, छतरपुर और विश्रामपुर, वहाँ वो कितना तो उन्होंने दौरा किया। मुझे नहीं लगता कि किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में उन्होंने सक्रिय दौरा किया होगा। बहुत गिने चुने कार्यक्रम में वो भाग लिए, और जो एक भूमिका होनी चाहिए, जो एक तरह से मॉनिटरिंग करने की जो जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। अब इसके पीछे की वजह वही जानते हैं और पार्टी जानता है, लेकिन जो सक्रियता दिखनी चाहिए थी, वो जब पार्टी इसकी समीक्षा करेगी तो तमाम परिणाम सामने आएंगे। रांची से देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं संजय सेठ जी भी, उनके बारे में भी चर्चा करें। राज्य मंत्री संजय सेठ की जो सीट है रांची लोकसभा, उसके अंतर्गत जो 6 विधानसभा आते हैं, उस वक्त अगर आप देखिए तो सिर्फ एक खिजरी से वो पीछे गए थे। बाकी जो 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं रांची लोकसभा में, उस पर जो है उन्हें लीड मिली थी, लेकिन इस बार आप देखिए तो उसमें से सिर्फ 2 सीट ही बीजेपी जीत पाई, रांची और हटिया। कांके सीट बीजेपी
मतलब हारी नहीं थी 34 सालों से, बिल्कुल। वहां पर हार का सामना करना पड़ा इसके लिए है। उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर यह बात सही है कि जेएलकेएम एक फैक्टर रहा, लेकिन बावजूद इसके ये सीट आपने लूज की 34 सालों बाद। खिजरी में आमतौर पर जो है अल्टरनेट होता रहता है कि एक बार बीजेपी, एक बार इस बार इतिहास वहां भी पलट यहाँ वहां भी पलट गया, वहां से राजेश कच्छप ने फिर से जीत हासिल की। लेकिन ये लोकसभा में भी यहाँ पर संजय सेठ पिछड़ गए थे, लेकिन ईचागढ़ और सिल्ली सीट जो है वो बीजेपी ने लूज की। और ये बड़ी बात है, सिल्ली में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो लड़ रहे थे, और इन सब के बावजूद भी जो रांची लोकसभा है उसमें जो 6 विधानसभा आती है, जिस पर 5 विधानसभा में बीजेपी को लोकसभा में लीड मिली थी, उसमें से सिर्फ 2 पर वो जीत हासिल कर सके। मतलब 3 सीट यहाँ पर भी बीजेपी ने गंवाई है रांची में। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है कि रांची में भी बड़ा नुकसान हुआ है। कांके एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी ने कभी गंवाई नहीं थी, आधा शहरी इलाका आता है, लेकिन इसके बावजूद ईचागढ़ का लूज करना भी जो है बीजेपी के लिए आप मुझे नहीं लगता कि स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अरविंद सिंह खड़े हो गए, वो खड़े हो गए, आजसू से जो प्रत्याशी आए, तो जो एक बेहतर मैनेजमेंट वहां पर किया जा सकता था, यहां पर चूक हुई है। अब इसके बाद आप धनबाद में जी, आइए, बिल्कुल। जहां से ढुल्लू महतो जो है वो सांसद हैं। उस समय जो धनबाद लोकसभा में जो 6 विधानसभा आते हैं, धनबाद, झरिया, चंदन क्यारी, निरसा, बोकारो और सिंदरी, इन 6 के 6 में जो है ढुल्लू महतो आगे थे। लेकिन इस बार जो परिणाम आया है वहां सिर्फ धनबाद और झरिया जो है, जो 2 शहरी सीट हैं, वहां पर तो बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन बोकारो जैसे जो शहरी सीट है वहां पर बीजेपी लूज करती है। तो ये सोचने की बात है। चंदन क्यारी में अमर कुमार बावरी तीसरे स्थान पर चले गए। निरसा में जो है एक क्लोज फाइट में जो है वहां से अपर्णा सेन गुप्ता हारी, और सिंदरी में भी जो है हार मिली। हालांकि यहां भी एक जेएलकेएम का प्रभाव था जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है, लेकिन धनबाद में भी 6 में से सिर्फ 2 सीट ही जो विधानसभा के हैं वो रिटेन कर सकती है बीजेपी। मतलब लोकसभा के अनुसार हम देखें तो 4 सीट जिस पर बीजेपी को बढ़त विधानसभा में मिली थी, वो सीट जो है बीजेपी ने गंवा दी, वो बढ़त विधानसभा में उसे नहीं मिली। तो अब एक वजह इसकी मुझे ये लगती है कि ढुल्लू महतो ने जो है वो ज्यादा वक्त जो है वो बाघमारा को दे दिया, जहां सीट पे वो जिम्मेदारी में सफल रहे। उन्होंने अपने भाई को जीत जरूर दिला दी, लेकिन वो उनके विधानसभा, उनके लोकसभा में नहीं था, तो वहां भाई को तो जीत दिला दी, लेकिन यहाँ जो है 4 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी है धनबाद लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा आती हैं। तो ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, चूंकि धनबाद स्ट्रांग होल्ड माना जाता है बीजेपी का। इसके बाद अगर हम बात गिरिडीह की बात करें में, वहां आजसू सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले गोड्डा की बात कर लेते हैं, और गोड्डा से भी पहले हम जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। तो जमशेदपुर में जो 6 विधानसभा आते हैं, जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिमी, जुगसलाई, पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा, इन 6 विधानसभा में बीजेपी को लीड थी लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन जब ये विधानसभा आया तो उन 6 को जो है बीजेपी अपनी जो बढ़त थी उसको कायम नहीं रख सकी, और यहाँ पर 4 सीट उसने गंवा दी। सिर्फ जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी जीतने में बीजेपी सफल रही, जुगसलाई, पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा बीजेपी ने गंवा दिया। तो यहाँ पर भी एक बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ा है। यहाँ से सांसद हैं विद्युत वरण महतो, जिनकी की एक लोकप्रियता भी रही है इस क्षेत्र में, और तभी वो लोकसभा में इस तरह से लीड करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उस तरह का प्रदर्शन उनका नहीं आ पाया। उनका स्ट्राइक रेट अगर आप कहिए तो जमशेदपुर में बेहतर नहीं रहा, और इसका नुकसान बिल्कुल। और पश्चिमी में जीत का श्रेय सीधे सीधे सरयू राय को दिया जाएगा, क्योंकि बन्ना गुप्ता से काफी मुश्किल हालात में उन्होंने लड़कर 2 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। पश्चिमी में सरयू राय को श्रेय दिया, पूर्वी में रघुवर दास की वो सीट थी। तो जो बाकी 4 सीटों पर सांसद जो है लगकर निकाल सकते थे वो सीटें, बिल्कुल मदन, अगर देखा जाए तो पोटका, जुगसलाई और कौन सी सीटें थी, घाटशिला और बहरागोड़ा, देखिए यहाँ बड़ी हार बीजेपी को हुई है। कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी विद्युत वरण महतो पर भी जाएगी। देखिए, इसके पीछे की वजह है कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वही सक्रियता की ज़रूरत है कि आप अगर ये सोचे कि मेरा परीक्षा बस इतना ही तक था कि हमने लोकसभा जीत लिया, मोदी जी के झोली में डाल दिया, सो नहीं है। अगर आपको
एक बड़े अभिभावक के तौर पर आपकी उपस्थिति है वहाँ पर, तो आपको उसकी भूमिका निभानी होगी, आपको सक्रियता दिखाना होगा, कहाँ चूक हो रही है, किस तरह से रणनीति बनाने की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। तभी जाकर के पार्टी को आप जीत दिला सकते हैं, पार्टी के झोली में वो सीट जा सकती है। ऐसा नहीं कि हाँ हम चुप होकर बैठ गए, अगर कहीं कोई चीज़ें दिख भी रही है तो हम बता नहीं सकते हैं आला कमान को। फीडबैक अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो कमजोरी हुई और आप कमजोर पड़े, इसलिए सीट जो है गंवानी पड़ी। और देखिए, आप लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो आपको ये नहीं भूलना होगा कि जो उम्मीदवार विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके लोकसभा के चुनाव के वक्त आपके कदम से कदम मिलाकर चले हैं, आपकी जीत में उनका भी योगदान रहा है, तो इसे नहीं भूला जा सकता है और इसलिए सांसदों की जवाबदेही बनती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गोड्डा की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी के बड़े लीडर डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद हैं, जो 6 विधानसभा इस क्षेत्र में पड़ती हैं, जिसमें कि गोड्डा है, मधुपुर है, जरमुंडी है, देवघर है, महगामा है और पौड़ैया हाट है। इन 6 में से लोकसभा में 4 जगह जो है डॉक्टर निशिकांत दुबे को लीड मिली थी, जिसमें जरमुंडी, गोड्डा, देवघर और पौड़ैया हाट है। मधुपुर और महगामा में वो पीछे रह गए थे और महगामा में सिर्फ 121 वोटों से पीछे थे। तो यहाँ पर भी जो है ऑलमोस्ट उन्होंने बराबरी की टक्कर दी थी। लेकिन जब ये विधानसभा का चुनाव आया तो इस 6 में से जहां आप 4 में आगे थे, सिर्फ जहां उनका निवास स्थान है देवघर, वहां बड़ी बुरी हार हुई। और इससे मतलब आप कह सकते हैं, और इतनी बुरी हार 40-45 हजार वोट से अगर बीजेपी कैंडिडेट हारते हैं, बड़ी हार है। और मान लीजिए 30 हजार से ज्यादा आप जब भी हारते हैं तो विधानसभा चुनाव में, तो उसे बड़ी हार में जो है शामिल किया जाता है। और यहाँ पर जो है पिछली बार भी जब बीजेपी जीती थी तो बहुत कांटे के मुकाबले में जीती थी, 2.5-3 हजार की लीड रह गई थी। तो यहाँ पर डॉक्टर निशिकांत दुबे का प्रदर्शन जितने की उम्मीद थी, जितना वो एक्टिव भी दिखते थे, मंडी में भी जीत हुई तो देखिए वहां एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग बादल पत्रलेख से नाराज थे, उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था। देवेंद्र कुमार बहुत मजबूत भी थे वहां। जी, देवेंद्र कुमार मजबूत थे, हरिनारायण राय बीजेपी के सपोर्ट में आ गए थे, तो वो समीकरण बीजेपी के पक्ष में हो गए थे। लेकिन अगर आप बाकी जगह कहें कि अगर, और इसमें मुझे लगता है कि अगर देवघर में बीजेपी हार रही है तो ये निश्चित तौर पर सोचने की बात है कि क्यों पिछड़े। एक महत्वपूर्ण चीज रहा कि वही चीज याद आ गया कि कहीं योगी आए थे तो शायद वो बोल कर गए थे कि ये अयोध्या न बन जाए, और ठीक वही परिणाम जो है हो गया, वही परिणाम आया। तो अब जब इतने मजबूत जगह पर और सबसे ताकतवर सांसद अपने आप को अगर बता रहे हैं निशिकांत दुबे, तो फिर उनके क्षेत्र में अगर वो सीट लूज कर जाते हैं। 2009 से लगातार सांसद हैं और इस तरह से बड़ी बुरी हार हुई है तो जिम्मेदारी उनके सर पर भी कहीं न कहीं आएगी। जी, बीजेपी सांसदों में अगर आप देखें तो सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो डॉक्टर निशिकांत दुबे का ही रहा। 6 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ एक जरमुंडी सीट जो है वो बीजेपी जीत पाई, लेकिन गोड्डा, मधुपुर, देवघर, महगामा, पौड़ैया हाट सभी में बीजेपी पीछे रही। तो एक उम्मीद थी कि कम से कम देवघर, गोड्डा, 1-2 सीट ऐसी थी जिस पर की जीत की उम्मीद बीजेपी को थी। और देखिए, आप गोड्डा में भी ब्राह्मण वोटरों की बात कर लीजिए और देवघर में भी ब्राह्मण वोटरों की बात कर लीजिए, तो वो की फैक्टर हैं। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के विधायक यहाँ से सीट को रिटेन नहीं कर सके, हार गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये बात जो है डॉक्टर निशिकांत दुबे के रिपोर्ट कार्ड को जो है वो बेहतर नहीं बना पा रहा है, तो उस लिहाज से वो पिछड़ गए इस रिपोर्ट कार्ड में। और एक और जो सांसद हैं, जो आजसू एनडीए सांसदों की हम अगर बात कर रहे हैं, तो आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से जीते थे। और देखिए, गिरिडीह के अंतर्गत जो सीटें आती हैं, गिरिडीह, बैरमो, डुमरी, गोमिया, टुंडी और बाघमारा, इसमें से सिर्फ एक बाघमारा सीट है जो बीजेपी जीत सकी है। अब यहाँ पर जो जीत का श्रेय है, अब आप ढुल्लू महतो को दीजिए या सांसद को दीजिए, ये लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन जो बाकी सीटें हैं, आप गिरिडीह की बात कर लीजिए, वहाँ पर एक क्लोज फाइट में जो है निर्भय शाहाबादी हार गए। बेरमो में तो बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई, जो कि लोकसभा में पहले नंबर पर थी, तो वहां तीसरे नंबर पर चली गई। डुमरी में आजसू तीसरे नंबर पर है, गोमिया में आजसू तीसरे नंबर पर है। तो ये प्रदर्शन, टुंडी में जो है वहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब आप गिरिडीह को देखते हैं तो उसमें बेरमो
डुमरी और गोमिया यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सके। जबकि गिरिडीह में जो लोकसभा के वक्त परिणाम आए थे उसी समय अलार्मिंग सिचुएशन थी, ये पता चल गया था कि जयराम महतो कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं। देखिए, अब अगर इस परिणाम की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और अगर हम अभी रिएक्शन के लिए जाएं तो सीधा जवाब एक ही मिल जाएगा उनसे कि ये लोकसभा के चुनाव के विषय कुछ और होते हैं, वहाँ किसी और चीज़ को लोग वोट करते हैं और विधानसभा में कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप चेहरे वही होते हैं और आपको रणनीति के तहत विषय को वहाँ जो राज्य के विषय है उसको लेकर के आपको चुनाव लड़ना है। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ की स्थिति को भांपने में कहीं ना कहीं गलती करते हैं। जो जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की एक रणनीति बनाई जाती है। आप उसमें अगर चूकते हैं या फिर आपके पसंद के उम्मीदवार वहाँ नहीं होते हैं तो आप चुप बैठ जाते हैं, आप उनके लिए काम नहीं करते हैं। यही वजह हार की सबसे बड़ी होती है। नहीं तो आप देखिए ना, आप जेएमएम के सांसदों का देखिए, नलिन सोरेन जो है वो दुमका लोकसभा के सांसद हैं। वहाँ 6 की 6 जो विधानसभा आती हैं वहाँ पर जेएमएम को लीड मिला है और वो काफी सक्रिय रहे और वो काफी सक्रिय रहे हैं। ये बात मैंने उस कार्यक्रम के दौरान भी कही थी कि आमतौर पर बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाती है, वहाँ नलिन सोरेन जो है वो शिकारीपाड़ा में प्रशिक्षण शिविर लगा रहे थे, तो उनकी जो सक्रियता थी इसका असर दिखा है। जबकि लोकसभा के दौरान सिर्फ जामताड़ा और शिकारीपाड़ा से ही नलिन सोरेन लीड कर सके थे, बाकी 4 जगह से सीता सोरेन ने लीड किया था। लेकिन जब अभी विधानसभा आया तो वो चारों सीटें भी जेएमएम ने झपट ली हैं, वो सीटें भी उनके पास चली गई हैं। तो ये बताता है कि अगर सांसद आपका सक्रिय है, लोगों से कनेक्ट में है, संवाद स्थापित कर पा रहा है, तो वो चीज़ों को बेहतर कर सकता है। क्योंकि इस दौरान तो अगर कहिए 6 महीने काम करने का अवसर तो मिला, वो तो दिखना चाहिए। इसी तरह से राजमहल सीट को आप देखिए, वहाँ से विजय हांसदा सांसद हैं, उनके जो 6 विधानसभाएं वो जो उन्होंने जीते थे, लीड लिया था लोकसभा में, वो सभी के सभी उन्होंने रिटेन किए। जोबा मांझी ने भी उसी प्रदर्शन को दोहरा दिया। सरायकेला से उस समय भी पिछड़ गई थी, इस बार भी बीजेपी ने वो सीट जीत ली है। लेकिन जो बाकी 5 जगह पर जोबा मांझी को लीड मिली थी उसे उन्होंने कम से कम जो है बनाए रखा। कालीचरण मुंडा ने जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा में किया था, जो सीटें जो है उन्होंने उस समय लीड ली थी, उसको जीतने में कामयाब रहे। उनके भाई जो हैं नीलकंठ सिंह मुंडा, वो खूंटी से हार गए बीजेपी के टिकट पर। तो कालीचरण मुंडा को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। एक सांसद के तौर पर अगर आपने वो सीटें रिटेन कर ली, और जो लोग कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं, तो इन क्षेत्रों में वो क्यों नहीं हुए? अगर यहाँ पर देखिए, सिमडेगा में पिछली बार 285 वोटों की एक जीत थी आपको कांग्रेस के पास, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की, मार्जिन काफी बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है और हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि केंद्र की तरफ से तमाम सांसदों को यह टास्क दिया गया था और साथ ही यह भी कहा गया था कि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र में अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो ऐसे बेहतरीन प्रदर्शन वाले सांसदों को मौका दिया जाएगा। तो झारखंड में जाहिर सी बात है अन्नपूर्णा देवी मानकों पर खरी उतरी है। मनीष जायसवाल, जिन्होंने जज्बा दिखाया है, जिन्होंने तन मन से सहायता की है और लगातार लोगों के बीच वहां प्रत्याशियों के साथ बने रहे, और कई सांसदों का प्रदर्शन काफी सोचने लायक रहा है, जिस पर अब संगठन और पार्टी विचार करेगी। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। लेकिन इसी से यह पता चल जाता है कि आखिर 50 से 51 विधानसभा में लीड लेने वाली बीजेपी पार्टी विधानसभा में आकर फिसड्डी क्यों हो जाती है। कहीं न कहीं दारोमदार इसके लिए सांसद भी माने जाएंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप।